बोला यार बात बात पे पिस्तौल निकाल लेता कि अब मैं क्या करूंगा। अच्छा। कुछ तो ऑप्शन चाहिए। हाँ। तो जंग था। जंग था। लाइफ में है कि वो नहीं है, कोई डर नहीं है, हाँ, किसी से झगड़ा होना नहीं है, हाँ, एनकाउंटर होना नहीं है। नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दी एपिसोड ऑफ पहाड़िया भाग्य। इस एपिसोड में हम देखेंगे कैसे एक उल्फा के मिलिटेंट ने धारा से जुड़ के अपने जीवन में परिवर्तन लाया और साथ ही साथ आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ के उसने कितने और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। हाँ, तो ये परिवर्तन की जो कहानी है, एक दिए से कितने दिए जला दिए, उस कहानी को आज हम देखने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं। नमस्ते बॉलिन जी, आपका स्वागत है आज के हमारे पहाड़िया भाग्य के इस एपिसोड में। भाला से बढ़िया से। मैं आपका थोड़ा सा परिचय इधर बता दूं और कैसे हमारी पहली बार मुलाकात हुई। उन दिनों की बात है, मैं राजस्थान के एक आदिवासी क्षेत्र में, और ये हमारे गुरु की कृपा है कि भारत के अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों में मेरे को सेवा करने का मौका मिला है। तो डूंगरपुर नाम से एक आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे सेवा कर रहा था। ये दिसंबर 2008 की बात है। तो सडनली मेरे को फोन आता है अपनी आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर रूमी बाइदो का, है ना। तो उन्होंने मुझे बोलती हैं कि वो गुरुदेव से मिली थी और ये बात हुई कि उल्फा के जो बटालियंस जो सीज फायर में आ गई हैं, प्रोटॉक्स उल्फा जो है, उनसे कुछ संपर्क हुआ है। उनका कोई कजन भाभी जो है वो एक जो हम आपके लीडर रहे मृणाल हजारिका जी, जो उल्फा के 28 बटालियन के कमांडर रहे, जो सबसे शायद खूंखार बटालियन थी उल्फा की, तो उनके स्टूडेंट थे वो स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में। तो उनके माध्यम से शायद रूमी बाइदो से परिचय हुआ, है ना। तो रूमी बाइदो ने गुरुदेव को ये विषय बताया। गुरुदेव ने कहा, हमारा नाम बोला कि आप समीर जॉली को कांटेक्ट करो, वो आके उन लोग के लिए कोर्सेज कराएंगे। तो मुझे याद है वो सैटरडे का दिन था और शायद 21 दिसंबर था या ऐसा कोई दिन था 2008 का। तो मैं गुवाहाटी पहुंचा और लखटोकिया सेंटर पे हमें शायद एयरपोर्ट से पिक किया था उन्होंने। तो हम वहाँ लखटोकिया सेंटर पे गए, वहाँ पे मृणाल हजारिका जी आए थे। फिर रूमी बाइदो के साथ, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद हमने पहला एक जो कोर्स है आर्ट ऑफ लिविंग का, आपका नलबारी में एक यूनिट था, है ना। एक बटालियन थी या जो भी एक कंपनी था शायद, तो वहां पे नलबारी में पहला कोर्स कराया। तो वो कोर्स के बारे में मैं छोटा सा, आपको यहाँ बात हो रही है इसलिए बात उसमें कर ही लेते हैं। तो मैंने जब कोर्स कराया वहां पे अपना, आप तो अभी आर्ट ऑफ लिविंग से काफी जुड़ गए, आप तो सब जान ही रहे, तो उसमें आई गेजिंग प्रोसेस चल रहा था। ये सब यंग लड़के लोग थे और हमारा भी उनसे काफी आत्मीयता होगी। कोर्स कराते कराते ऐसा एक एक परिवार जैसा हो जाता। वो लोग आई गेजिंग करा रहे थे, तो हमने आई गेजिंग कराते हुए बोला कि आप एक दूसरे के हाथ पकड़ सकते हैं, एक दूसरे को गले भी लगा सकते हैं। तो क्या हुआ कि सामने वाला लड़का जो था वो हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे कर रहा है और जो आगे लड़का बैठा था उसने हाथ अपने पीछे कर लिए। तो मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐसा यंगस्टर लोग ऐसा मतलब शैतानी कर रहे हैं। तो वाइल्ड टीपी वगैरह काफी लेता रहा हूँ, तो लड़का लोग से काफी डील करने का हमें आदत ही होता है, वो खासतौर से जो रूरल बैकग्राउंड से है। वो जब उसने ऐसा किया तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या था कि मैं उसके सिर के ऊपर से ऐसे ऐसे फटाक करके ऐसा छोटा सा ऐसा मारने लगा था। तो ऐसा मारने ही लगा था तो मुझे लगा अरे ये लोग तो एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हम किसी को मार नहीं सकते हैं। वैसे भी हम नहीं आज तक किसी को हाथ नहीं उठाया किसी के ऊपर, पर एक एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था। तो हमारा हाथ ऐसे आया, फिर हम ऐसा हाथ अपना पीछे खींच लिए। तो यानी हम उन लोग को शिविर कराया। फिर हमको आप लोग का जो कंपनी या जो बटालियन था वो वहां पे था काको पाथार में, तीनसुखिया में। तो फिर हमारा वहां आना हुआ और वहां पे तो आप तो जान ही रहे कि हमारी व्यवस्था
उधर में एक नर्सिंग होम था, वहां की थी पहले, शायद वो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में बोल रहे थे, वो शायद बहुत ही पता नहीं उसमें कुछ हो था नहीं या क्या जो भी था। तो एक नर्सिंग होम नर्सिंग होम में हम हफ्ता 10 दिन रुके थे जब आप लोग को शिविर कराए हम। और मेरे ख्याल से हम वॉलीबॉल भी खेले थे आपके ग्रुप के लड़कों के साथ बीच में, कोर्स शिविर कराते कराते। तो तब हमारी पहली मुलाकात हुई थी बॉयलिन जी से। 2020 हो गया तो हमारा पहचान सिर्फ 11 साल हो गया ना। 2008 से तो 12 साल होने जा रहा है, करीब करीब 12 साल हो गया। बॉयलिन जी का मैं खास बात एक बताऊं कि इन्होंने मुझे एक जोक सुनाया था। वो जोक मुझे आज तक भूलता नहीं और मैं कई लोगों को सुनाता हूँ। वो जोक पे हम बाद में आएंगे, पहले अभी थोड़ा कुछ और बातें जो है इनसे कर लेते हैं। तो बॉलिन जी, आप आपका होम टाउन कौन सा था? आप ये मतलब बचपन कहाँ बीता आपका? असम के, अपर असम के वो डिब्रूगढ़ शहर में। अच्छा, डिब्रूगढ़ शहर में बचपन में थे आप। अच्छा 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 अच्छा। और स्कूलिंग वगैरह किए आप, मतलब कितना तक पढ़े थे, क्या था? वैसे तो डिब्रूगढ़ डॉन बॉस्को में शुरू हुआ था। अच्छा और हाँ, 10वीं क्लास HSLC पास किया। अच्छा उसके उसके बाद हायर सेकेंडरी पढ़ ही रहा था। तो उस समय पीयू कहा जाता था, प्री यूनिवर्सिटी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपका तो परिवार किस किस मतलब आपके फैमिली पेरेंट्स, पिताजी क्या करते थे? दादी बिजनेस करते थे। अच्छा, पिताजी बिजनेस करते थे। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो बॉलिंग जी है ये एक आसाम की मिलिटेंट ग्रुप रहा उल्फा, उससे संबंधित थे, उसमें कई वर्ष बिताए हैं। तो उसी संबंध में हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, या जो भी हम अभी चर्चा में बात कर रहे थे। तो एनी हाउ मुझे याद है कि आपसे मुलाकात हुई थी तो आपके केडर का कोई लड़का था, तो वो थोड़ा सा जोशीला जैसा, एग्रेसिव जैसा था। तो आपने आपने मैंने बोला ये तो बहुत ही जोश टाइप दिखाता है, तो वो आपने बोला ये बात बात पे पिस्तौल निकाल लेता। आप, मुझे याद है आपका वो बात। एनी हाउ, तो बचपन आपका डिब्रूगढ़ में बीता, आप डॉन बॉस्को में पढ़े, है ना? उसके बाद ये अपना उल्फा का किस उम्र में आपको पता लगा, या आप कैसे इसके प्रभाव में आए और कैसे इनसे जुड़ना हुआ? उसमें जब 1979 में हाँ हाँ। असम में एजुकेशन हो रहा था, वो अच्छा। हाँ जी। फॉरेनर्स इशू को लेकर। अच्छा अच्छा, फॉरेनर इश्यू को लेकर असम एजिटेशन हो रहा था, हाँ जी। तो उस एजुकेशन के माध्यम से हम लोग बहुत जुड़ गए थे। अच्छा जी। और उसके साथ जुड़ते हुए धीरे धीरे वो हम लोग, मेरा कदम वो उल्फा की ओर चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका आइडियोलॉजी पसंद था। हाँ जी। आइडियोलॉजी, उनका आइडियोलॉजी मेरे साथ मिल गया। और मैं जन 1983 में। 83 में आप उल्फा से पूर्णता जुड़ गए। अच्छा। तो ये आप कुछ जुड़ने के बाद आप तब तो शादी वादी नहीं हुआ था ना आपका? कितना आपका जन्म किस साल का है वैसे? 1961। 61? हाँ जी। माय गॉड, आप हमसे काफी बड़े हैं उम्र में, तो फिर भी काफी यंग दिखते हैं। अच्छी बात, हमें भी ऐसे इसमें सीखना पड़ेगा। तो 61 बॉन्ड है आप, 83 में आप उल्फा ज्वाइन किए, है ना? ठीक है ठीक है। तो 83 में फिर आप वो कुछ ट्रेनिंग पाए, कितने महीने की पाए, कहाँ पाए ट्रेनिंग? ट्रेनिंग यहाँ आपका पहले तो लोकल में हुआ, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद म्यांमार में हुआ। म्यांमार में हुआ, अच्छा। तो मैं 94 में। 94 में म्यांमार में ट्रेनिंग हुआ। अच्छा, कितना महीने का ट्रेनिंग किया आप लोग ने? एक ही महीना का होता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ मुझे याद है, मौली जी आप बताते थे उन दिनों में कि आप लोग ने बहुत साथी खोए बर्मा के जंगलों में, क्या क्या बीमारी होता था, फिर उनको कट लगाना पड़ता था या क्या करना पड़ता था, कुछ तो वैसी कुछ कहानी थी, थोड़ा बताइए ना उसका भी। तो वहाँ पर ऐसा होता था कि टेम्परेचर का साथ साथ काफी, वहाँ के लोग का उस रोग का नाम था मफलंग। कुछ कुछ मैंने मलेरिया के साथ मिलता है। अच्छा और वहाँ तो कोई ट्रीटमेंट होता नहीं था, अच्छा। डॉक्टर नहीं थे। तो
वही का लोकल जो ट्रीटमेंट होता था, हाँ, तो वहाँ जैसे तेल देकर पीठ पे तेल और लगाते हैं। कुछ, हाँ जी, और वो बाटी से या ग्लास से खूब रगड़ते थे, अच्छा। और उसी के वो हिसाब से रगड़ते रगड़ते तो ब्लड थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाता था, अच्छा। और उसकी वजह से थोड़ा कम हो जाता है। जब उससे भी कम नहीं होता था तो एक सिक्का यहाँ पर रखा जाता है, अच्छा। सिक्का रखकर उसके ऊपर एक दिया जला देता है, मोम, कैंडल, अच्छा। कैंडल, छोटा सा कैंडल, अच्छा। और जलाकर उसको फिर ग्लास से ढक दिया जाता है। अच्छा। बाद में जब वो अंदर ही ग्लास का अंदर बुझ जाता था, हाँ, तो अपने आप वो सिक्का वहां से जुड़ जाता था, और बाद में वो ग्लास जब तक वो, हाँ। जब वो पूरा जाता है तो ग्लास छूटता है, और सिक्का का जगह में एक गोल सा ब्लड ब्लड का स्पॉट आ जाता है, अच्छा। और उसमें बहुत काफी दर्द होता है उस ट्रीटमेंट में। ओ, और उसी से कुछ समय के लिए वो लोग इलाज हो जाता था, उनको थोड़ा ठीक हो जाता था रोग। आप कुल मिला के कितनी देर रहे, मतलब उल्फा में अंडरग्राउंड कब तक रहे? 83 से लेकर शायद जब हाँ, तक तुमसे मुलाकात हुई 2008 तक आप अंडरग्राउंड थे ना? हाँ जी। है ना? तो 2008 में हम ये जेल से निकले थे। अच्छा, आप जेल हाँ, में भी रहे हैं? हाँ, 2 साल 2 महीना रहा। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब आप लोग ने सीज फायर किया तब आपको जेल से रिलीज किया, है ना? हाँ, बेल पे रिलीज हुआ। तो बेल पे रिलीज हुआ, अच्छा अच्छा। 2008 में हम पहली बार वहीं मिले हैं ना, काको पाथार में? जी, हाँ, 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 दीन दुखिया काको पाथार में। तो आपने, आपको पहली सुदर्शन क्रिया का अनुभव, और बल्कि मृणाल हजारिका जी का भी पहला अनुभव वही हुआ है सुदर्शन क्रिया का। वही हुआ है। मैं अपने दर्शकों के नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि इनके जो लीडर थे, मतलब जो प्रोटॉक्स उल्फा के जो मेन लीडर तो और भी थे, बट जो बटालियन कमांडर थे मृणाल हजारिका जी थे। और हम्म, वो 28 बटालियन के कमांडर थे, और वहां पे अपर असम रीजन में मेरे ख्याल से 28 बटालियन का ही सबसे ज्यादा दबदबाव था उन दिनों में, जी, यार पहले से हाँ रहा। जी, मैं पेपर वेपर में भी उससे पहले पढ़ता रहता था, जब मैं तो 2003 से जाता रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, असम में। तो मैंने पहले भी पढ़ा था 28 बटालियन के बारे में, तो मैंने पर कभी तब सोचा नहीं था कि एक दिन 28 बटालियन के लोग मैं कोर्स भी कराऊंगा। नहीं आओ। तो फिर सब लोग ने उधर आपके कैंप में सबने सुदर्शन क्रिया किया था, आप इंक्लूडेड। हाँ जी, और इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छा तब का इंसिडेंट था कि इन सब ने सुदर्शन क्रिया किया, आर्ट ऑफ कोर्स किया। फिर हमने इनको एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया, पर्सनल रिक्वेस्ट में। हम हमको जब नर्सिंग होम से हम लोग जाते थे, ये गाड़ी में लेने आते थे हमको वहां पे कैंप में कोर्स कराने के लिए। मैं बहुत सारे साधु संतों को देखता था जो वहां पे आगे तिरप जा रहे होते थे ना। हाँ, तिरप में। परशुराम को। हाँ, तिरप में परशुराम कुंड है। तो मान्यता यह है कि जो परशुराम जी ने अपनी माता जी का वध किया था, तो उनका हाँ, जो कर्म नहीं छूट रहा था, बल्कि हाथ से खंजर नहीं छूटता था, तो वो खंजर जाके वहां पे तिरप नदी है, तिरप जिला में। हाँ, हाँ, और वहां पे जाके वो खंजर छूटा, उसको परशुराम कुंड बोलते हैं। और मैंने वहां पर वेरी जाके संध्या भी किया था। ये सब जो हम आज ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि ये सब जो बातें हैं, हम कैसे जुड़े, क्या हुआ, वो सब नहीं तो सब एक दिन सब भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, हमें याद ही नहीं रहेगा, या समय के साथ सब मिट जाएगा। तो हमने सोचा क्यों नहीं ये सब चीज का कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ तो पता लगे कि भाई ऐसे काम हुआ था, ऐसे लोग जुड़े थे, और वो कितना, मतलब उसके पीछे सबका एक गुड इंटेंशन था, गुरुदेव की कृपा थी, है ना? आपके भी लीडरशिप ने एक, मैं जी, कहता हूँ दे टुक अ लीप ऑफ फेथ, है ना? और उनको लगा कि जी, गुरुदेव के साथ और इस ज्ञान के साथ जुड़ के उनको एक अच्छी दिशा मिल सकती है, और जो मिली भी। फिर मुझे याद है कि मैं मृणाल हजारिका जी को कहा कि आप चलिए बैंगलोर आश्रम। तो मृणाल जी हमको बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास ये मेरे कैंप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो वो भी बड़ा ऐतिहासिक पल था। क्या हुआ कि डिब्रूगढ़ में मैंने उनको कहा ठीक है आप हमसे मिलिए, कोर्स तो हो गया था, फिर बीच बीच में कभी मुलाकात भी होती रही। उन्होंने बोला चलिए कहीं मिलते हैं। तो अब मिले भी तो कहाँ मिले, तो कहीं हाँ, बीच रास्ते पे सड़क के ऊपर
हम उससे मिलने पहुंचे। हम लोग हमारे डिवोटी थे, वो विजय देवरा जी, वो अपना डिब्रूगढ़ वाले। हाँ, विजय देवरा बहुत बढ़िया आदमी। तो विजय देवरा जी हमको वहां लेके गए और हमको ड्रॉप कर दिया। वो आगे कहीं निकल गए क्योंकि वो मीटिंग में उनका रहना कोई ज्यादा उचित नहीं था, शायद उन्हें लगा। मृणाल जी पहुंचे अपने सूमो में, और फिर मैंने तो खड़े खड़े भी कैसे बात करें, तो मैंने मृणाल हाँ जी को कहा कि चलिए इधर पास में एक ढाबा जैसा होटल टाइप दिख रहा है, उसमें चल के बैठते हैं। तो अभी मृणाल जी को तो शायद उधर बच्चा बच्चा जानता है, और हाँ जी। हम उनको लेकर जैसे होटल में जाके बैठे हैं, तो पहले तो होटल का मालिक हो, नौकर हो, सब भाग गए। वो उनको हाँ दिखते थे भाग गए, और वहां पे हम लोग को वो पानी पिलाने वाला भी नहीं था। मैंने इनको बोला आप बैंगलोर आश्रम चलिए, तो ये कहते हैं मुझको कि मेरे पास इतने मेरे कैंसर्स की जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा मैंने भी अपने समाज के लिए, देश के लिए और सामाजिक उसके लिए अपना जवानी और जीवन दिया है। आप लोग ने भी अपना समाज के हिसाब से आपने जो भी हो किया है। तो मैं आपको एक किस्म से मैंने कहा कि मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि हमारे गुरुदेव की कृपा है कि जिन 4-5 दिन आप हमारे साथ बैंगलोर आश्रम में होंगे, उन 4-5 दिन आपके कैंप में आपके लोगों पे कुछ होगा नहीं। ये मेरा पूरा विश्वास है अपने गुरुदेव की कृपा के ऊपर। तो गुरुदेव से आप लोग ने सब डिस्कस किया था ना, गुरुदेव हाँ जी। ने भी बताया, आपको गाइड किया, सब बातें हुई। और फिर जहां तक मेरे को याद पड़ रहा है, फिर उसके बाद आप ये स्कूल प्रोजेक्ट से जुड़ गए। जी, रूमी बरुआ जी का साथ वो हाँ स्कूल प्रोजेक्ट हाँ में जो। हाँ 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 हाँ। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ने से पहले और ये परिवर्तन आप अपने शब्दों में थोड़ा बताइए। ऐसा हुआ कि जब सीज फायर हो गया, हाँ। तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात आने लगा कि अब मैं क्या करूंगा, अच्छा। कुछ तो ऑप्शन चाहिए। हाँ तो और जो लोग भी थे हमारे साथ, साथी लोग, हाँ। तो उनका साथ मेरा वो प्रिंसिपल नहीं मिलता था। ओ। तो इसलिए मैं एक नई कुछ सोच रहा था। अच्छा। तभी जब आपके साथ और रूमी बुर्रा के साथ जब मैं पहुंचा आश्रम में, हाँ तो उसमें गुरु जी का साथ जब बात हुआ, आसाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, हाँ तो मैंने वही बात पर रुक गया कि हाँ, कुछ करना चाहते हैं तो हमें भी देखा जाए कि क्या कर सकते हैं। हाँ तो रूमी बरुआ जी ने मुझसे पूछा था कि हाँ। क्या करोगे। तो मैंने अपना एक सपना था कि एक अच्छा सा स्कूल बनाना चाहता हूँ, अगर साथ दे तो गुरु जी। हाँ। उसके बाद उन्होंने एक हफ्ता का टाइम लिया और मैं इधर आ गया असम। तो अच्छा। उसके बाद तो एक हफ्ता का बाद शायद फोन की थी कि आप जगह देखिए, हाँ बात हो गया है गुरु जी से हाँ। और मल्लिका जी से भी बात हो गया है, स्कूल खोल सकते हैं। ओ। तो उसी तरह से ये शुरुआत हुआ। अच्छा। और ये काम मेरे लिए सोशल जो एक्टिविटी है उसे मुझे जारी रखना था, और इसीलिए मैं इस संस्था से जुड़ गया। और स्कूल भी वो रूरल स्कूल से कहा जाता है आर्ट ऑफ लिविंग में, तो हाँ इसलिए रूरल एरिया मैं पहले ही कह रखा था रूमी बरुआ से, जो अगर करना होगा तो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, कि वहाँ बहुत बैकवर्ड गांव है, इलाका है। उसी तरह से जुड़ गया और जगह मिला तो मोहंग, एक नंग मोहंग विलेज, वो अरुणाचल का बॉर्डर के पास है। तो वहाँ जमीन मिला। फिर जमीन के लिए कागज पत्र जो भी चाहिए था सब कुछ बनवाना पड़ा। तो रूमी बरुआ आई, फिर मल्लिका जी भी उसी साल नवंबर, शायद नवंबर या दिसंबर महीना में आई, और देखा, प्लेस देखकर वो भी खुश थी कि बहुत अच्छा प्लेस है, वेरी इंटीरियर। तो उसी हिसाब से वो स्कूल वहाँ पर शुरू हुआ। तो 2009 में सब कुछ हो गया। उसी समय में ये जो बाल विकास केंद्र भी शुरू हुआ 9 में। फिर 2010 में स्कूल का काम शुरू हुआ। तो बिल्डिंग जो था वो तो नहीं था, तो कच्चा घर जो स्कूल का शुरू में गांव वालों ने खूब बढ़िया से एक ही दिन में बनाया था। हाँ। 6 क्लास
हाँ 6 क्लासरूम एक ही दिन में कंप्लीट किया था और उसका नेक्स्ट डे क्लास शुरू हो गया 29 जनवरी से क्या बात, क्या बात, 2010। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसी समय से अब जुड़ गया था स्कूल के साथ, सब कुछ वहीं पर रहता था। करीब 7 साल मैं वहाँ विलेज में रहा। अच्छा 7 साल। अच्छा। हाँ लेकिन वहाँ आना जाना जारी रहे, अभी भी है। वो तो इंटीरियर प्लेस है, गाड़ी उड़ी भी मिलता नहीं है, तो ज्यादातर मैं बाईसाइकिल यूज करता हूँ। तो तो करीब करीब वो अप एंड डाउन 90 किलोमीटर हो जाता है। मैं तो गया हुआ, मैं तो आई एम वेरी सरप्राइज, आप साइकिल पे इतना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। बहुत हाँ हैरानगी की बात है। आपकी आपकी उम्र भी तो अभी कितना 55 कितना हो गया, 61 बॉन्ड है तो। हाँ 60 करीब पहुंच गया है। हाँ वही तो 60 ईयर्स के होने वाले हैं। इस उम्र में भी आप साइकिल पे 90 किलोमीटर जाते हैं। हाँ, हाँ आना जाना 45 आना, 45। हाँ और जी। वो सड़क भी बहुत अच्छा नहीं है। नहीं है, वो तो आप देख ही चुके हैं। हाँ वो तो गाड़ी में भी मुश्किल लगता है, साइकिल में तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। हाँ जी। तो एक और स्कूल भी आप मैनेज कर रहे हैं ना इसके अलावा? हाँ जी, उसके बाद 2011 में हाँ ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ही तालाब, ये पीएस है पुलिस स्टेशन, उसके सामने 7 किलोमीटर डिस्टेंस में इंटीरियर में वो धूलीजान गांव है। अच्छा जी। वहां पर भी एक स्कूल शुरू हो गया, लेकिन उसका वो बिल्डिंग तो जो कुछ भी है वो अभिभावक लोग ही बनाते हैं। ओ तो 2016 में वो भी कोलैप्स हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, अब इसका जो पोस्ट है वो कंक्रीट करेंगे। तो सबको दिमाग में आया कि पैसा कहाँ से आएगा, वो छोड़ो, पहले बना लो, क्योंकि बच्चों को अब तो बगैर क्लास किए रह नहीं सकते। वो तो अप्रैल का महीना था। हम्म, तो फिर मैंने कुछ कोशिश किया और पिलर जो थे 27 पिलर हम लोग बनाए और 6 क्लासरूम फिर एक्सटेंड कर दिए वहाँ। अरे बाप, तो उसके बाद अभी तो और 2-3 क्लासरूम जुड़ गया है। अच्छा। हाँ ये दोनों स्कूल्स में कितने स्टूडेंट हैं, अपना बोरान स्कूल में और दूसरे वाले में? अभी दोनों मिलाकर करीब 600 है। 600 बच्चे हैं। हाँ जी, तो ये जो पहला स्कूल आप खोले थे, इसमें किस क्लास तक है, 10 तक है ना? क्लास 10 तक। इस साल मैट्रिक दिए वो लोग 2020 में। 20 और 20 में हाँ मैट्रिक दे दिया ना? दिया, और बढ़िया। उसमें मैट्रिक का रिजल्ट भी अच्छा आया। अच्छा। हाँ 4 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए। अच्छा। कुछ को लेटर मार्क्स भी मिला मैथमेटिक्स और हिंदी में। ओ और ये 18 बॉयज सेकेंड डिवीजन में आए। अच्छा। और दो थे जो कंपलमेंट्री मिला उन लोगों को, तो कंपलमेंट्री तो अभी सरकार ने बंद कर दिया, इसके वजह से वो लोग फेल हो गए अभी। अच्छा। हाँ तो ओवरऑल मतलब एक रूरल स्कूल के हिसाब से तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा। आपकी, आप मैं कहता हूँ आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छा सत्कर्म कमाए हैं इतना एक स्कूल शुरू करके, जी जिसको जिसके बच्चे आज 10 तक पहुंच गए ना। तो हाँ जी। ये तो आपके लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन हो गया। और ये जी दूसरे दूसरे स्कूल में कितने बच्चे हैं और किस क्लास तक है? वो अभी क्लास 8 तक है। 8 तक है। अच्छा। 8 8 8 8वीं। 8वीं तक, हाँ समझ गया। हाँ तो अभी 200 से अबव है। 200 से बोल रहे हैं। हम्म, ठीक है। तो ये आप आपने उल्फा में बिताया, उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग में आए, तो वो जीवन और ये जीवन में आपको क्या अंतर लगता है? और तब आपकी थिंकिंग कैसी थी, आज कैसी है? व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब अगर आप एज एन आउटसाइडर अपना आंकलन करें तो आपको क्या डिफरेंस लगता है? ऐसे डिफरेंस तो खैर ज्यादा नहीं है। उसमें एक था कि छुप कर काम करते थे, अच्छा। और ये जंग था। जन्म था। और हाँ, और ये मुसीबत, कहीं कहीं भी खतरा पैदा हो सकता था। हाँ, और इस लाइफ में है कि वो नहीं है, कोई डर नहीं है, हाँ, किसी से झगड़ा होना नहीं है, हाँ, एनकाउंटर होना नहीं है।
यही फर्क है, और बाकी तो लाइफ वही है। मुझे मुझे याद उसमें है मुझे याद है आप लोग जब गुरुदेव से मिले थे तो गुरुदेव ने आप लोगों को कहा था कि जंगल में क्यों, कब तक जंगल में घूमोगे, आप हाँ जी, जनता के बीच में रहो और हाँ, आप चुनाव में भी आओ, ऐसा भी बोले थे शायद, है ना? कहे थे। हाँ, कि कब तक जंगल में रहोगे, लोगों के बीच में रहो, है ना? तो गुरुदेव का यही सपना था कि क्यों हमारे जो देश के युवक हैं जंगलों में भटके, क्यों नहीं वो आके मुख्य धारा से जुड़ जाए, है ना? ये बातों बातों में याद आया कि आपका वो जो जोक है आपने आपको सुनाना पड़ेगा। हमारी मुलाकात मेरे ख्याल से कई साल बाद तब WCF में हुई अचानक, फिर वो हाँ, मैंने आपसे दोबारा वो जोक पूछा था, मुझे याद है आपने फिर सुनाया 2016 में, क्योंकि हाँ, उसमें एक आधी लाइन थी शायद जो मैं मेरे को भी भूल गई थी। तो आज हमारे दर्शकों के लिए वो एक बार जोक हो जाए, क्योंकि वो जोक मैंने बहुत लोगों को बहुत बार सुनाया, बट आपके मुंह से एक बार फिर सुनना चाहूंगा। अच्छा। हाँ, तो जो ऐसा था, कुछ मेहमान आए थे, एक देहाती इलाका था, हाँ, तो यहाँ के लोग काफी ये अतिथि परायण होते हैं असम में। तो जब मेहमान आए तो वो ज्यादा मतलब उन लोगों को खुश रखने के लिए खाना खाने का वक्त, मतलब खाना जब परोसा गया तो माँ कहती है परिवार का कि खाओ खाओ, खूब खाओ, अपना घर समझो, शर्म मत करो, हाँ, बाप का घर समझो। ना, खूब खाता है, खूब खाता है। नहीं हाँ जी, हाँ जी। नहीं 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 नहीं, नहीं, बोले जी आप अपना जोक भूल गए, मैं सुनाता हूँ। मैं सुनाता, आपने जो जोक सुनाया था वो ये था कि कि एक आसाम का लड़का फौज में था और उधर से को पंजाब का भी था, तो ये दोनों काफी दोस्त हो गए। और वो आसाम वाले लड़के ने बोला इस बार छुट्टी तुम मेरे घर चलो, तो ये आसाम आ हाँ गया, पंजाब का लड़का। तो ये जो असम का लड़का था फौजी, और इसने सोचा कि अब मतलब उसकी माँ सोचती है कि ये बेचारा दूसरे प्रदेश से आया हुआ लड़का है, खाने में शर्म ना करे, है ना? तो वो हम्म, बोलती है कि तो उसको बोलती है हाँ, शर्म नहीं आता है, वो बोलना चाहती है कि हाँ, शर्माओ मत, शर्म नहीं हाँ, आता है, खूब हाँ, खाता है, यानी मतलब तुम अच्छे से खाओ पियो, शर्म मत करो। और फिर आगे बोलती है बाप का घर समझता है। बाप का घर समझता वो है। वो कहना चाहती है कि अपना ही घर समझो, तो बोले हाँ, बाप का घर समझता है। तो ये बहुत ही मेरे को बहुत ही अच्छा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर या ये जोक लगा था, और वो मैंने कई जगह बहुत लोगों को सुनाया भी समय समय पर। आप सुदर्शन क्रिया रेगुलर करते हैं? हाँ जी। दो दो तीन बार गए हम लोग स्कूल का तरफ से। अच्छा, स्कूल की तरफ स्कूल से तो तो ठीक है। बोलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जय गुरुदेव। तो हमने देखा कैसे बॉलिन जी मुख्य धारा में जुड़ गए, और मुख्य धारा में जुड़ने के बाद आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एसोसिएट होके उन्होंने कैसे एक नहीं बल्कि दो रूरल स्कूल्स खोले, जिसमें 600 बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। और अभी जो स्कूल, पहला स्कूल जो उन्होंने शुरू किया था, उसमें इस साल 2020 में, और ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली फॉर पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। इसके साथ ही आज का हम ये एपिसोड यही समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए,